स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक खतरे। आंतरिक खतरे तो हाल ही हम लोग शुरुआत ही कर चुके हैं। आंतरिक खतरे में भी हम लोग पढ़ेंगे असैनिक खतरे। इसके पहले सैनिक खतरे हम पढ़ चुके हैं। मित्रों, इसमें भी हम अगर देखा जाए तो असैनिक खतरे के रूप में हम लोग जरूर पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज की अति बहुत खराब होती है। तो मान लीजिए ये असैनिक खतरे भी अगर बढ़ते बढ़ते अगर जब बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं तो ये खतरे भी सैनिक खतरे में तब्दील हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो देश की सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं उसमें सैनिक और असैनिक आंतरिक खतरे में आज हम इस प्रकार अध्ययन करते हैं। चलिए, इसमें जो पहला है निर्धनता एवं बेरोजगारी। मित्रों, एक बार फिर से वही चीज रिपीट करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। चलिए, निर्धनता एवं बेरोजगारी। देखिए, भारत में जनसंख्या अधिक है, रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हैं। यहाँ पर हमको ये समझना है कि निर्धनता माने गरीबी। गरीबी की जब अति हो जाती है, हालांकि गरीबी तो वैसे अपने आप में भी एक खतरनाक होती है, मन को अशांत करिए रहती है, राष्ट्र को भी अशांत कर सकती है। पहले दंगे पहले जो है धरना प्रदर्शन के रूप में बेरोजगारी हो गई, ये सब। उसके बाद जो है धीरे धीरे जब इस पर जो है गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती तो वही धरना प्रदर्शन, वही जो है शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन कभी भी बम विस्फोट, सैनिक कार्रवाई के रूप में तब्दील हो सकता है। जबकि पड़ोसी राष्ट्र तो यही चाहते ही हैं कि अपने पड़ोसी शत्रुओं के अंदर की जो कमियां हैं उसी का फायदा उठाकर वहीं उनके अंदर ही जैसे न्यून तीव्रता संघर्ष जैसी स्थिति को जन्म दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए भारत के संबंध में हम इसका अध्ययन करते हैं। हालांकि भारत के संबंध से मतलब ही नहीं है, भारत का जो भी है ऐसे ही हर राष्ट्र में उपलब्ध होंगे। फिलहाल भारत में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, भारत में जनसंख्या अधिक है, रोजगार के अवसर कम है। गरीबी और बेरोजगारी भी खतरनाक होती है मित्रों। विद्रोह, विप्लव, नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाव आदि हेतु उत्तरदायी हो सकती है। निर्धनता एवं बेरोजगारी का पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों द्वारा लाभ उठाया जाता है। वही चीज है मित्रों, अगर पड़ोसियों ने लाभ इसका उठाना शुरू कर दिया तो यही जो असैनिक खतरा है यही सैनिक खतरे के रूप में बदल सकता है। ठीक है, बेरोजगारी, निर्धनता का मतलब गरीबी, बेरोजगारी का मतलब रोजगार के अवसर कम, अधिक से अधिक। ठीक है, अगला है पारिश्रमिक असमानता, भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी। ये भी राष्ट्र की सुरक्षा हेतु बाधक होता है। काम में पहला नंबर पारिश्रमिक असमानता। पारिश्रमिक असमानता को इस तरह समझ सकते हैं, काम में कोई अंतर नहीं होता लेकिन पारिश्रमिक में जमीन और आसमान का अंतर भी नागरिकों में एक असंतोष को जन्म देता है। समान कार्यों हेतु समान वेतन नहीं। ठीक है, यह नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। अपने लाभ हेतु कानून विरोधी कार्यवाही एवं अवैध कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है। भाईवाद, भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर भी भेदभाव व्याप्त है। रिश्वतखोरी नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। अतिरिक्त धन प्राप्त करना अवैध रूप से, ये सरकारी कार्यों में, नौकरियों में, मजदूरी आदि में भी ये सब चीजें व्याप्त हैं। सरकार द्वारा विकास कार्यों में भी जो है खास करके भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कागज पर कुछ और जमीन पर कुछ और हो रहे हैं। मित्रों, इसको हम थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। पारिश्रमिक असमानता, अगर देखा जाए तो काम एक ही है लेकिन नाम है सरकारी और प्राइवेट। आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, जो सरकारी चपरासी जो है, हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम लोग प्राइवेट स्तर पे अगर प्रोफेसर भी हैं तो हम लोगों से ज़्यादा बेटर कंडीशन में सरकारी चपरासी है, क्योंकि जो प्राइवेट प्रोफेसर भी होगा सरकारी चपरासी से कम पेमेंट उसकी होगी। ऐसा हमारे देश में व्याप्त है। काम में बहुत ज़्यादा, फिलहाल जो सरकारी चपरासी और प्राइवेट चपरासी की बात छोड़ दीजिए तो एक प्रकार से जमीन और आसमान का अंतर आपको मिलेगा। जब जमीन और आसमान का अंतर आपको चपरासी और प्राइवेट प्रोफेसर में मिल सकता है तो वहाँ क्यों नहीं। आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई देगा, काम में कोई अंतर नहीं होता। सरकारी कर्मचारी अपने आप को सरकारी मानता है जिसकी पेमेंट भले 40,000 50,000 हो, और वही स्थान पर एक चपरासी जो है 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 2,000 रुपये में कार्य करने के लिए मजबूर है, बल्कि उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है जो प्राइवेट होता है। ठीक है, तो मित्रों इसे कहते हैं पारिश्रमिक असमानता। कोई भी पारिश्रमिक में आप देख लीजिए हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में आप देख लीजिए असमानता की स्थिति, खास करके पारिश्रमिक में मजदूर व्यक्ति जिसकी दिन भर की पेमेंट क्या है, 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये,
लेकिन सरकारी कर्मचारियों की एक एक दिन की पेमेंट 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक है। प्रोफेसर रैंक में 10-10 हज़ार रुपये तक है पर डे की। यानी एक समय पर हम देख सकते हैं कि जितनी एक कभी कोई व्यक्ति एक महीने में जितना पाता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी है वही पेमेंट उसकी एक दिन की है। ठीक है, तो मित्रों ये पारिश्रमिक असमानता है, हमारे देश में भारी मात्रा में विद्यमान है। भ्रष्टाचार, हर कार्य में भाईवाद भतीजावाद व्याप्त है। बिना पैसे लिए कोई कार्य कर ही नहीं सकते। अधिकारी कलम चलाता है तब भी जो है ऐसा नहीं करता। वेतन पाता है, वेतन को समझता है कि वो गवर्नमेंट दे रही है। प्राइवेट कर्मचारियों, प्राइवेट व्यक्तियों का कार्य करने के लिए उनसे अतिरिक्त धन की मांग करता है। उसको क्या मालूम है कि वो जो पेमेंट दे रही है ना, वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि वही जनता दे रही है जिसके लिए उन्हें रखा गया है। ठीक है, तो मित्रों ये भ्रष्टाचार, घूसखोरी आप देख ही सकते हैं नौकरियों में। पहली बात तो भारत में बेरोजगारी व्याप्त है। भारत जैसे देश में मुश्किल से 3.6% ही नौकरियां हैं सरकारी, और उसमें भी मुश्किल से 1-8% से भी कम होंगे जो बिना पैसा दिए नौकरी पा जाते होंगे। ठीक है, तो मित्रों ये भी चीज़ एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक है। ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो ना तो जिसके पास घूस देने के लिए पैसे हों, और अंत में वही वर्ग पहले असैनिक खतरे के रूप में सामने आएगा, अब फिर बाद में जब किसी चीज की अति हो जाएगी तो सैनिक खतरे के रूप में आ सकता है। अर्थात ये माना जा सकता है कि बहुत ही गरीब, बहुत ही बेरोजगार, बहुत ही बेरोजगारी की अति जो होती है वो अंत में शुरुआत में चोरी डकैती लूटमार राहजनी के रूप में पैदा हो सकती है, अंत में भारी मात्रा में डकैती, भारी मात्रा में लूटपाट इसके रूप में तब्दील हो सकती है। ठीक है, नहीं तो फिर नक्सली, आतंकवादी, उग्रवादी ये सब तो बन ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं मित्रों। अगला जो है वो है जातिवाद या जातीयता। ये भी नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है। सांप्रदायिकता केवल धर्म पर आधारित होता है, लेकिन जातीयता उन खतरों के भीतर का खतरा होता है। मित्रों यहाँ पर धर्म के लिए देखा जाए तो धर्म मुख्य रूप से 3-4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, हिंदुओं में भी अलग अलग धर्म व्याप्त हो गए हैं। जैसे हर धर्मों में अलग अलग श्रेणियां हो गई हैं। हिंदुओं में निरंकार, कबीरपंथी, जैन, बौद्ध। ठीक है, इसी तरह इस्लाम में भी शिया सुन्नी 2 वर्ग हैं। अन्य धर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है मित्रों, लेकिन यूँ मान के चलिए कि जातिवाद जो है धर्म के अंदर भी खतरा है। जैसे आज के समय में भारत जैसे देश में ये भारी मात्रा में व्याप्त है। हम लोग जाति आधार पर ही किसी अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं। इसी तरह जो नेता वर्ग होते हैं वो भी जाति आधार पर विकास कर रहे हैं। तो क्या होगा, अन्य जो वर्ग, जो अविकसित क्षेत्र, अविकसित जातियां रह जाएंगी, अविकसित वर्ग रह जाएंगे, उनके अंदर तो असंतोष व्याप्त होगा ही। ठीक है, जैसे देखिए हमारे देश में जातिवादी खतरा नेताओं के द्वारा अधिकतर फैलाया जाता है। जातिवादी वोट बैंक की राजनीति हमारे देश में हावी है। हिंदू धर्म में कई जातियां होती हैं और लगभग सभी में जातिवादी राष्ट्रीयता की भावनाएं व्याप्त हैं। इस्लाम धर्म में, हाँ ये बात सत्य है कि राष्ट्रीयता की भावनाओं में जातीयता भी एक मायने रखती है। इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी के अतिरिक्त कई अन्य जातियां हैं जिसमें आपस में संघर्ष होता रहता है। जातियां आपस में जातिगत हितों को लेकर टकराती भी रहती हैं। तो खास करके मित्रों यहाँ हम जातिगत हितों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो नेतृत्व स्तर पर अगर जब व्याप्त होती है कोई व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं अपने जाति वालों को चुनाव करते हैं राजनीति में, इसी तरह जातीय नेता जो होते हैं वो अपने जातिगत जातीय लोगों को क्या बोलते हैं, अरे नौकरियां देते हैं, जातिगत क्षेत्रों का विकास करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये खतरा ज्यादा व्याप्त है, और यही जो है खतरनाक रूप धारण करके अन्य वर्गों के द्वारा शुरुआत में सैनिक खतरे के रूप में, बाद में बढ़ते बढ़ते सैनिक खतरे के रूप में तब्दील हो सकता है। ठीक है, हमारे भारत जैसे देश में जैसे हम लोग खुद ही अपना मूल्यांकन करें, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो, नहीं तो बस वही या तो जातिवाद या तो धर्मवाद, यही हम लोग करते हैं। खास करके नेताओं पर भी ये चीजें सामने दिखाई देती हैं या आम जनता की धारणाएं भी बनी होती हैं। ये गवर्नमेंट इनकी, वो गवर्नमेंट है, ये इन जातियों का या इन वर्गों का ध्यान देती है, ये अमुक गवर्नमेंट इनकी है, मतलब ये चीज आपस में सुनाई देती है। अब गवर्नमेंट कितना करती है, क्या करती है, कुछ सच्चाई तो व्याप्त तो होता ही है, मानता हूं 100% नहीं होता, लेकिन कुछ परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है,
तो ये भी एक प्रकार का खतरा है। अगला है भाफावाद। मित्रों, यह भी अन्य की भांति ही एक चुनौती है। भाफा क्षेत्र, यदि भाफा की शक्ति नहीं होती तो अधिकार सीमित होते। भाफा और समाज एक दूसरे के अनिवार्य अंग हैं। भारत एक बहुआयामी देश है। हिंदी, मराठी, पहाड़ी, उड़िया, गुजराती, असमी, राजस्थानी, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, मणिपुरी, बिहारी, तेलुगु आदि भारतीय एवं अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। भाषाई आधार पर भी भारत में कई वर्ग जन्म ले सकता है। अब आप थोड़ा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं, हालांकि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को हमने पढ़ाया था, उसमें जो है 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के जन्म के कारण में, जिसमें यही है कि उर्दू भाषा को पूर्वी पाकिस्तान कर थोपना वर्तमान पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ा, इसे दुनिया जानती है। मित्रों, भाषा को वरीयता आप दीजिए, लेकिन एक निश्चित ऐसी भाषा का चुनाव करिए जो राष्ट्रभाषा के रूप में हो। ठीक है, मान्यता उसको दीजिए, लेकिन क्षेत्रीय कार्य क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। जैसे हमने हमारे भारत देश में इस बात के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि एक सामान्य रूप में आप देखेंगे कोई पेपर हो, परीक्षाएं जो अंग्रेजी में होगा, या तो फिर उस क्षेत्र में या तो हिंदी होगा, या तो फिर आप देखते हैं तेलुगु भाषा में होगा, तमिल भाषा में होगा, कन्नड़ भाषा में होगा, उड़िया में होगा, पंजाबी में होगा। अलग एक वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग जरूर किया जाता है, और एक सामान्य भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात बताइए, क्या ये सत्य है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है? ठीक है, हिंदी के बाद भाई हिंदी तो ठीक है, लेकिन हिंदी को हिंदी भाषी क्षेत्रों में करते हैं। तो अगर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हमारी एक भाषा हिंदी होनी चाहिए जो अंग्रेजी स्थान पे, अब बाकी अन्य भाषा जो होती है वो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, तभी हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हम अंग्रेजी का चुनाव करते हैं जो ऑल इंडिया के लिए, और अन्य भाषा जो है वो क्षेत्रीय का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ठीक है जो कुछ भी हो रहा है। बाकी अपने यहाँ तो वैसे भी राष्ट्रीयता का बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं होता। एक दिन हम लोग हिंदी भाषा के लिए चुनते हैं। हम लोग इंटरव्यू वगैरह में कहीं जाते हैं, अगर अंग्रेजी में हम 2-4 शब्द गिटबिट करके बोल दिए तो माना जाता है कि ये बहुत ही श्रेष्ठ बॉय है, श्रेष्ठ स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा कैडेट है, ये उसका चुनाव भी कर लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदी में बोलता है तो उसको माना जाता है लो स्तर का व्यक्ति है। तो यहाँ हमारे देश में वैसे भी जब हमारे अंदर खुद ही जो है अपनी राष्ट्रभाषा के हटकर अंग्रेजी की वरीयता या अंग्रेजी का सम्मान खुद ही व्याप्त है मित्रों, तो हम अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान कितना कर पाएंगे। और उसी राष्ट्रभाषा का सम्मान करने के लिए हम वर्ष में एक दिन हिंदी भाषा के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस। अरे अपनी भाषा के लिए दिवस कैसा मित्रों, अपनी भाषा का तो हर दिन अपना दिवस होना चाहिए। ठीक है, अब दिवस उसी का चुनाव करते हैं। दिवस मनाने के लिए किसी का सम्मान एक दिन वही चुनी जाती है, उसी के लिए चुना जाता है जो हर समय अपमानित हो। उसी का हम एक दिन सम्मान करने के लिए एक दिन का चुनाव करते हैं कि चलिए ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, बाकी हमारी जब राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हमारा लिए तो हर दिवस हिंदी दिवस होना चाहिए। हाँ, अंग्रेजी दिवस हम मनाएं, क्षेत्रीय भाषाओं का दिवस मनाएं, ये बात दूसरी है, लेकिन हमारे लिए हर दिवस हिंदी होना चाहिए। ठीक है, अगर हर दिवस हिंदी नहीं है, साल में हमने केवल एक दिन हिंदी दिवस के लिए चुना है, तो इसका मतलब कि हमारी राष्ट्रभाषा उपेक्षित हर दिन होती है।